सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर 1 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फैराडेज के दोनों लॉज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ईएमआई भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक ये होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, whenever there is a change in magnetic flux, there is a change in magnetic flux. Whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced, and this phenomena is known as EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी डेफिनेशन थोड़ा सा आपको भी समझ नहीं आएगी, वैसे अगर मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं। ये बोल रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसी फिनोमेना को हम ईएमआई बोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज ये आपको समझना जरूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ थोड़ा सा रिलेटिव टर्म है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5b से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5b से। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस नॉर्मली, द नंबर ऑफ magnetic field lines passing through a plane surface normally। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन सरफेस को क्रॉस कर रही है नॉर्मली, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मान लो कि आपने प्लेन सरफेस ले लिया, और ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इससे कितनी क्रॉस कर रहे हैं? 1 2 3 4। यानी यहाँ पे 5 ही क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स 4 हो गया। ठीक है, यही कहने का यहाँ पे मतलब है। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है? BA cos थीटा। ये क्या होता है? B डॉट A। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है ये होता है B डॉट A, या फिर से हम ऐसा भी बोल सकते हैं 5 इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है जी, इतना नोट कर लीजिए, 5 इक्वल टू BA cos थीटा। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको एक एलिमेंटल एरिया से निकालनी है, तो यानी स्मॉल फ्लक्स निकालना है। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको एक एलिमेंटल एरिया, छोटे एरिया से निकालना है, तो क्या है? d phi है। d phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी, dB डॉट d। ठीक है, अब इधर भी इंटीग्रेट करेंगे आप, तो इधर तो phi आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB डॉट d। एक एलिमेंट में भी ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। या फिर इसको एक लिखने का और तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट A। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का dB, इस नॉन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए वेरिएबल नहीं है, एरिया वेरिएबल है, तो उस केस में फ्लक्स को हम इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DA ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए।
अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर, इसको हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो 1 वेबर होता है वो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 10⁸ मैक्सवेल के। मैक्सवेल क्या है? यूनिट है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की ही मैक्सवेल क्या होती है? यूनिट होती है। तो थोड़ा सा एक कन्वर्जन आप याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है भाई? देखिए, इसमें भी कुछ स्पेशल केस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? इसमें कुछ स्पेशल केसेस बन सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। एक मिनट थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको। स्पेशल केसेस, पहला केस बनेगा जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, और दूसरा केस जब थीटा क्या हो 0 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो फाई भी क्या होगा? तो फाई भी क्या होगा? बी ए कॉस 90 डिग्री। और यहां पे फाई भी क्या होगा? बी ए कॉस 0 डिग्री। अब हम सभी को पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? बताइए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी यहाँ पे फाई भी क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा, और यहाँ पे फाई भी 0 आ जाएगा, ठीक है भाई? क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यानी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है मिनिमम। वो क्या निकल के आता है? वो निकल के आता है मिनिमम। यहाँ पे जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? मिनिमम। और यहाँ पर मैक्सिमम आया है। क्या है? मैक्सिमम, ठीक है जी? यहाँ पे दूसरा चीज आप नोट डाल के ही लिख सकते हैं कंप्लीटली। नोट डाल के एक चीज लिख सकते हैं। नोट डाल के आप क्या लिख सकते हैं? नोट डाल के आप 2 पॉइंट लिखेंगे। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, सेकंड इफ थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी कि फाई बी है वो क्या होगा? वो होगा पॉजिटिव। क्योंकि थीटा 90 डिग्री से छोटा रहता है तो पॉजिटिव रहता है। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो इस केस में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं एक नंबर में, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट जो फैराडे और हेनरी ने किए थे, ठीक है भाई? अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी के बारे में। Experiment of Faraday and Henry. Experiment of Faraday and Henry. तो हेडिंग लगा लीजिए एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो इसमें पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आपको मैं नोट्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है भाई? तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है? कॉइल ली गई जिसे एक सर्किट से कनेक्ट किया गया, और इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया, ठीक है? ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। फिर क्या किया गया? एक मैग्नेट ली गई, यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक का क्या किया गया? रिलेटिव मोशन कराएगा। मैं मैग्नेट को इधर लेके आया, कॉइल की तरफ। मैग्नेट को क्या किया मैंने? कॉइल की तरफ लेकर आया। तो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी,
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ निकल रही है तो कॉइल से भी पास होगी। अगर कॉइल से पास होगी तो क्या आपको नहीं लगता कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, वेरी करेगा? यस, वेरी करेगा, क्योंकि कभी मैं जब पास में ला रहा हूँ अचानक से पहले कम होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और ज्यादा बढ़ेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। तो यानी करंट इंड्यूस होना चाहिए। तो यस, इसमें करंट इंड्यूस हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया। क्यों किया? क्योंकि मोशन जो हो रहा था ये रिलेटिव मोशन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी ही ना करे, ठीक है? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करना चाहिए, तभी करंट इसमें इंड्यूस होगा कॉइल में, ठीक है? फिर यहाँ पे करंट कुछ इंड्यूस हुआ जिस वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया। यहाँ पे ये भी बात बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा फास्टर रिलेटिव मोशन होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, या फिर उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। मोर या फिर फास्टर इज द रिलेटिव मोशन, मोर इज द डिफ्लेक्शन। नोट डाल के आप देख सकते हैं, इसमें नोट डाल के क्या लिखेंगे? फास्टर इज द relative motion, faster is the relative motion, more is the deflection, more is the deflection। बोलने का मतलब ये है जितना ज्यादा फास्टर रिलेटिव मोशन होगा उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम एक्सपेरिमेंट 2 बोल रहे हैं। उसमें क्या किया? एक कॉइल ली, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, सिमिलरली एक और दूसरी कॉइल ली गई, सेम साइज मान लीजिए कोई भी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई, और यहाँ पे एक स्विच लगाया गया। स्विच, ये क्या है? बैटरी। तो बैटरी है तो इसमें कुछ करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि कॉइल है, कॉइल में भी कुछ करंट जाएगा फिर, और कॉइल में मान लीजिए कुछ करंट जा रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वापस बैटरी निकल जाता है। तो क्या ये कंडक्टर है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? यस, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो क्या किया गया? इस कॉइल को हम पास में, इस स्लाइडिंग कॉइल थी, ठीक है, इसको पास में लेके आते C1 के, ये C1 है और ये C2 है, C2 को हम C1 कॉइल के पास में लेके आते। तो क्या होता है? जो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था, जो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, तो इससे वो पास होने में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा सिमिलरली वही करनी होगी मैग्नेट वाली, ये भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यानी जिस इस कॉइल को हम C2 को C1 के पास में लाते, स्विच को ऑन करने के बाद, तो क्या होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता। तो यहाँ पे भी क्या कर दिया? गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। क्यों शो किया? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे भी वेरी करता था। तो आखिर में ऐसे तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए फैराडे और हेनरी ने किए। आखिर में हमें एक बात समझ में आई कि जो भी मोशन हो रहा है वो मोशन रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव का मतलब जानते ही होंगे, क्लास 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, ठीक है। रिलेटिव मोशन एक बल्कि चैप्टर ही पढ़ा होता है अच्छे से, अलग से, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बीच का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी ही ना करे, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करना चाहिए, और जितनी ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, ठीक है भाई। आप ये बात याद रख सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी इस तरीके से किया गया था। उसमें क्या किया गया था? उसमें दोनों कॉइल्स कोई ऐसा ही सिस्टम था एक्सपेरिमेंट करना है, बट उसमें इसको भी मूव कराया था, इसको भी मूव कराया था, ठीक है। ये V1 वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रही है, तो अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इसको भी मूव कराया, इसको भी मूव कराया। तो भी क्या हो रहा था? एक रिलेटिव मोशन हो रहा था, क्योंकि वेलोसिटी अलग थी दोनों की। तो रिलेटिव मोशन होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने के कारण फिर ये भी गैल्वेनोमीटर तब भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई। इतना नोट कीजिए। अब बात करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में। एक हेडिंग लगा लीजिए, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ ईएमआई। लॉज ऑफ ईएमआई में पहले ईएमआई के दो लॉ हैं, उन्हें पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पहले कि भाई क्या पढ़ने वाले हैं लॉज के अंदर। तो पहला पॉइंट से नोट डाल के लिख सकते हैं या फिर अलग से इन पॉइंट्स को नोट डाल के लिख लीजिए, अलग से दो पॉइंट लिखेंगे नोट डाल के। फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉज of EMI gives magnitude of induced EMI। यानी बोलना क्या चाह रहा है, जो फैराडे के लॉ है EMI के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो केवल हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कराते हैं उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का, डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो भैया डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है? डायरेक्शन के लिए हमें लेंज लॉ पढ़ना होता है। लेंज लॉ provides direction of induced EMF, direction of induced EMF। यानी जो लेंज लॉ है वो क्या प्रोवाइड कराता है हमें? डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो अब हेडिंग लॉज ऑफ ईएमआई लगा के फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई लगाओ, ठीक है भाई। अब हेडिंग क्या लगाएंगे? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें फिर हेडिंग लगा लीजिए फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, इसमें आप लिख सकते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। इसमें केवल इतना बोला गया, whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced in the circuit, and EMF is induced in the circuit या फिर कंडक्टर। तो इसमें कुछ नहीं बोला, केवल इतना बोला whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced in the conductor या फिर सर्किट, जो भी आप लिखना चाहें। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। ये चीज तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तो बस इसी को फैराडे ने फर्स्ट लॉ का नाम दे दिया, फैराडे का ये पहला लॉ। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में। यही किसने कैसे बताया? फैराडे ने अपने पहले लॉ में। तो दूसरे लॉ में क्या बताया? तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड। तो फैराडे सेकंड लॉ में बताया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। यानी जो मैग्नीट्यूड होगा किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ के, किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किस रेट से इंड्यूस हो रहा है, जितनी ज्यादा तेजी से इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उतना ही ज्यादा क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि करंट इंड्यूस होगा। कहने का मतलब यही है। तो एकदम नोट करें, बोलने का इसका ये है तात्पर्य, E इज इक्वल टू dϕ/dt। बट एक्चुअली में यहाँ पे कुछ माइनस का साइन भी आता है, वो माइनस का साइन क्यों आता है, वो लेंज लॉ की वजह से आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी वैसे इसने यही बोला कि E इज इक्वल टू dϕ/dt। ये जो माइनस का साइन है अपोजिशन को प्रूव करता है, यानी लेंज लॉ अपोज करता है डायरेक्शन को। थोड़ा सा क्या है वो चीजें आप आगे पढ़ोगे अभी, ठीक है। अब इतना याद रख लो, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dϕ/dt होता है, ठीक है भाई। और अगर मॉड E की बात करें तो ये बोल रहा है मॉड E
मॉड ई किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी। अब यहां से अगर आपको पूछ ले मॉड ई का एवरेज क्या होगा या मॉड ई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, यानी कि ई एवरेज आपको पूछ लिया, अब आप क्या निकालेंगे, ई एवरेज होता है, देखो इसको ध्यान रखना, ये डी फाई है वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, वैसे तो आप लोग जानते हैं ये चीज पहले से ही। और ये क्या आपको मान लीजिए टी इंस्टेंटेनियस पूछ ली कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ईएमएफ क्या होगा, तो ये होता है डी फाई बाई डी टी का मॉड। मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें अभी फिलहाल डायरेक्शन से मतलब नहीं, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन निकालना हम लेंज लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। कितना नोट कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चंस करते हैं, एक क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, यहां पे मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी। ये कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे मैंने मैग्नेट ली, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये क्या है C1। और सिमिलरली मैं आइडेंटिकल एक और कॉइल ली, ठीक है। छोटी बड़ी हो जाए तो आप ये मत बोलना कि भाई छोटी बना दी, आइडेंटिकल है कॉइल जो मैं ले रहा हूँ अभी, और सिमिलरली इसमें भी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये कॉइल C2, यहाँ पे भी बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट भी क्या है, सेम है, ठीक है। कॉइल भी सेम है, दोनों बार मैग्नेट भी सेम है। इस बार मैग्नेट को एक बंदा ला रहा था 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसकी तरफ, और इस बार मैग्नेट को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से C2 की कॉइल की तरफ लेके आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि C1 में या फिर C2 में किसमें करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, सोच के बताइए कि करंट जो इंड्यूस होगा वो C1 में ज्यादा होगा या C2 में ज्यादा होगा, सोचिए बताइए भाई, C1 में इंड्यूस होगा या फिर C2 में ज्यादा। देखो ये ज्यादा तेजी से आ रही है पास में, यानी रफ्तार किसकी ज्यादा है, इसकी, तो यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से बदलना होगा वो किसमें बदलेगा, बी वाली कॉइल में, यानी C2 वाली कॉइल में। तो जो करंट ज्यादा इंड्यूस होगा वो भी C2 कॉइल में होगा, किसमें, इस वाली में, C2 में, ठीक है भाई। मोर करंट विल बी इंड्यूस्ड इन C2 कॉइल। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अभी एक फिलहाल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट छोटा सा और पढ़ के उसके बाद फिर एक जेई में 2017 का सवाल करेंगे, और आज का लेक्चर हमारा फिर समाप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, दोनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। यू आर हैविंग टाइम ऑफ 5 मिनट्स, तो वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं 5 मिनट का समय लेके। ये क्वेश्चन जो है जेई 2017 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको ये वाला ट्राई करना है, ठीक है, फर्स्ट वाला। आई होप आपने उनके बहुत सारे ट्राई कर लिया होगा, अभी इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोला तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन phi इज इक्वल टू इतना, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट, करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है हमें, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इतना, ओके। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF होता था, तो क्या हम यहाँ पे I इज इक्वल टू E बाई R भी लिख सकते हैं, तो यस ये भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैग्नेट E मिल जाए हमें, E क्या होता था, इंड्यूस EMF होता था यहाँ पे। तो अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ E निकाल लें हम, मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर ये मॉड ई हमें मिल जाए, मैग्नेट मिल जाए, तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं, यस हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मॉड ई क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं फ्लक्स का,
तो मॉड ई हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशियल करो 5t क्यूब का, तो ये 15t स्क्वायर आएगा, ये 15t स्क्वायर, ये 8t प्लस में 8t एंड ये 2 प्लस 2। बोला कितना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो मॉड ई t इक्वल टू सेकेंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 15 into 4, 15 into 4 plus 8 into 2 plus 2, यानी 60 plus 76 plus 2 78, 78 आ गया ई में हमारा, ठीक है। आई होता है ई बाई आर, रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है कितना 5 ओम का, ठीक है, यानी I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो I इज इक्वल टू हो गया 78 अपॉन 5, यस और नो, यस। तो आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो I आ जाएगा 5 into 5 एंड 5 5 25 प्लस 15.6 एम्पियर की समथिंग, एक बार आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ आ रहा होगा 15.6 एम्पियर के समथिंग, ठीक है जी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, तो आप ये जी में 2017 वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है जी, करिए ट्राई, करिए ट्राई, इसको मैं रब कर देता हूं। इससे पहले क्वेश्चन को ट्राई करें, आप मैं कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखो एक मिनट, कंसेप्ट में यहाँ पे सिखा देता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेंगे, थोड़ा सा मैं ये बात थोड़ा सा क्लियर कर रहा है। हमने अभी क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू ई बाई आर, क्या पढ़ा हमने, I इज इक्वल टू ई बाई आर, और E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, तो क्या ऐसा हम 1 बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, E की जगह हमने पुट कर दिया और 1 बाई आर को कर दिया, तो यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई जो इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है, उसे अगर हम इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, इंड्यूस चार्ज क्या होगा इसी फॉर्म में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आई का, और क्या पढ़ा है, आई इक्वल टू मॉड ऑफ dq बाई dt, पढ़ा है नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, यानी यहां से हम dq बाई dt को इसके को लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ dq बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन r d फाई बाई dt, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां से dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा और ये dq इक्वल टू आ जाएगा 1 यानी d फाई बाई r, ये आ जाएगा d फाई बाई r, यस dq इज इक्वल टू d फाई बाई r आ गया। अगर मान लो मैं दोनों साइड क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको मैं यहां पे बता रहा हूं, चलिए यहीं पे बता देता हूं, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं dq का और इधर d फाई का, d फाई बाई r का, ठीक है, ये फ्लक्स है, तो इसका मैं फाई 1 से फाई 2 लिमिट लगाता हूं, लेट्स सपोज फाई 1 से फाई 2 मुझे कोई लिमिट है, और यहाँ पे q1 से q2 की कोई लिमिट दी है, तो बात को समझ में अगर इसको करता हूं तो ये आ जाएगा एक एवरेज, भाई ये q2 माइनस q1 आएगा इसे सॉल्व करने पे, यानी ये डेल्टा q आएगा, यानी मतलब ये यस और नो, डेल्टा q आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए, और जो r है वो तो कांस्टेंट रहता है, तो वो तो बाहर निकल आएगा, और जो अगर d5 को मैं इंटीग्रेट करता हूं 5 से 5 तक, तो ये क्या आएगा, ये डेल्टा फाई आ जाएगा, तो यानी ये क्या कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा फाई बाई r, यस और नो, यस ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको इंड्यूस्ड चार्ज मिल गया डेल्टा फाई के टर्म्स में, ठीक है। अब भी आप सवाल ट्राई कर सकते हैं, जी में 2017 वाला, और ये नोट कर सकते हैं। आपको खाली इसमें क्या याद रखना है, जो भी फॉर्मूला निकल के आया है, कौन सा निकल के आया है, ये हम पे लिख सकते हैं, डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई r, ठीक है जी। अभी मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूं, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है जी।
क्वेश्चन में बताया द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना 100 ओम, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of change in flux, यानी हमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स यानी डेल्टा फाई पूछ रहा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड डेल्टा फाई, यानी डेल्टा फाई हमें पूछ रहा है। आर हमें गिवन है, अगर हम डेल्टा क्यू निकाल लें तो क्या हम डेल्टा फाई बता सकते हैं? भाई डेल्टा फाई पूछ रहा है, आर पता है, डेल्टा क्यू निकाल लें तो डेल्टा फाई मिल जाएगा। यस मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा ये क्या है, आईटी ग्राफ है। और आईटी ग्राफ के अंदर क्या होता है, एरिया अंडर आईटी कर्व क्या शो करता है, डेल्टा क्यू को ही तो शो करता है। एरिया अंडर आईटी कर्व क्या शो करेगा, डेल्टा क्यू को ही शो करेगा। ये चीज मैं वैसे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बता चुका हूं, एक क्वेश्चन इसी तरीके का मैंने कराया था ग्राफ वाला, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, एरिया अंडर आईटी कर्व को ही शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हम डेल्टा क्यू निकालना चाहें तो ये क्या होगा, हाफ इंटू 0.5 इंटू 10, कुछ ऐसा ही होगा। तो यानी डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा अपना 5/2 आ जाएगा। डेल्टा क्यू अपने पास 5/2 आ गया। अब हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर होता है। यस और नो, यहां से हम डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, डेल्टा क्यू इंटू आर लिख सकते हैं। यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो हमारा डेल्टा फाई हमें कैलकुलेट करना था वो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू यानी 5/2 इंटू आर क्या है, आर है अपना 100, तो 100 पुट कर देंगे। तो यानी ये कितना आ गया 5/2, 500/2 यानी 250 वेबर, 250 वेबर, यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस करें, बहुत सारे कंसेप्ट समझे, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें हमने डेल्टा फाई निकाला है, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंसेप्ट एक नया आपने और पढ़ा जेईई का सवाल करने के लिए, तो ये कंसेप्ट भी आप याद रख सकते हैं, बहुत जगह आपको काम में आ जाएगा। नीट के क्वेश्चंस में भी काम आ जाता है, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस में भी कई बार सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इससे, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट में ये पता लगा कि जो आईटी कर्व है, आईटी कर्व है वो डेल्टा के पर डिपेंड करता है। अगर इसमें कुछ इस चीज में कंफ्यूजन है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स का ही पार्ट है वैसे, अगर इंटीग्रेशन जब आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आपको पता ही गई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेक्चर आज का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेंज लॉ के बारे में और मोशन ईएमएफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिंग करा लीजिए लेंज लॉ, लेंज लॉ। तो बेसिकली लेंज लॉ क्या करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है किसकी, करंट की। कोई भी सर्किट है, सर्किट के अंदर करंट की क्या डायरेक्शन होगी, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, तो ये कौन बताएगा हमें, लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग this law, the direction of induced current is such that it opposes the cause producing it. It opposes the cause producing it, यानी कि क्या बोलना चाह रहा है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होती है किसकी, इंड्यूस करंट की, कुछ ऐसे होती है वो अपोज करता है जो इसको पैदा कर रहा होता है, यानी जिसकी वजह से दुनिया में आया है उसी को अपोज करता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। यानी कि और सिंपल भाषा में समझना चाहूं, सर्किट है, सर्किट में मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी करंट की कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, थोड़ा सा उसका बेटर समझ में आ जाएगा। जो आपने वैसे पढ़ा था यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला -d∅dt, उस समय मैंने रीजन एक्सप्लेन नहीं किया था कि माइनस का साइन क्या होता है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेंज लॉ भाई अपोज करता है, यानी नेगेटिव साइन सोज अपोजिशन, साइन सोज अपोजिशन, यानी अपोजिशन अपोज करता है, इसको ये शो करता है, ठीक है जी। ओके, एग्जांपल क्या है, मान लीजिए ये कॉइल है, इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये बार मैग्नेट है,
नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस बार मैग्नेट को मैं इसकी तरफ लेके आ रहा हूं। बताइए, तो इसमें ऑब्वियस है बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो करंट किधर इंड्यूस होगा? देखो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये इसको अपोज करना चाहिए। इधर देखो मैग्नेटिक इधर आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता हुआ जाएगा। भाई मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, ये इधर आ रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे पास में लाएंगे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये क्या चाहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कब होगा? यानी इसको दूर भेजेंगे तभी डिक्रीज होगा। तो यानी ये मैग्नेट रिपेयर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाना चाहिए। यहाँ पे नॉर्थ पोल तो आएगा, नॉर्थ पोल आप समझ रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ पोल तब आएगा जब करंट जो है तब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी बन सकता है इस तरीके का ही। मान लीजिए क्लॉकवाइज है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जो बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको हम v वेलोसिटी से वापस दूर लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। तो बताइए तो क्या होगा? तो देखिए इस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा जैसे जैसे दूर जाएगी, तो यानी ये चाहेगा इसको अट्रैक्ट करे, यानी ये दूर ना जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स कम ना हो। ठीक है, लेंज अब उल्टा चाहता है, मतलब अगर कोई चीज घट रही है तो उसको बढ़ाएगा, कोई चीज बढ़ रही है तो उसको घटाएगा। तो यहाँ पे साउथ पोल आना चाहिए। यहाँ पे साउथ पोल आने का मतलब है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी इस बार करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे हम मोशन ईएमएफ के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगर इसमें कुछ डाउट रहा है तो आप नोट डाल के वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट क्या लिखेंगे आप? नोट डाल के 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, जब भी आपको नॉर्थ पोल की बात की जाए, यानी जहां पे नॉर्थ पोल क्रिएट करना हो, देखो आपने पढ़ा होगा वैसे जी कि ये मैग्नेट रहती थी, 10th में पढ़ा देते हैं कि नॉर्थ पोल, थोड़ा सा डायग्राम मैं उसी हिसाब से बनाना चाहता हूं। ये कुछ इस तरीके से नॉर्थ पोल बना रहता था, यानी नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन को रिड्यूस करा दिखा रहा है कि भाई डायरेक्शन करंट कुछ ऐसे होती, तब भी नॉर्थ पोल की बात की जाती है। दूसरा पॉइंट था साउथ पोल वाला। ये साउथ पोल की डायरेक्शन को दिखा रहा है। यानी साउथ पोल कुछ ऐसे फ्लो होगा और नॉर्थ पोल में कुछ ऐसे। तो यहाँ से अलग दिख रहा है कि भाई जहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट करना होता है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, साउथ पोल जहाँ क्रिएट करना होता है वहाँ पे क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज। ये पॉइंट आप नोट डाल के लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं इस चीज को डायरेक्टली। सॉरी, ये क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली काम आ जाएगा। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। चलिए मोशनल ईएमएफ हेडिंग लगा लीजिए, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस आर्म को मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं पी क्यू। क्या नाम दे देता हूं? पी क्यू। इस आर्म को मैंने पी और क्यू नाम दे दिया, और जो ये आर्म है ये क्या है?
फिक्स्ड आर्म है, यानी मूव नहीं कर सकती है। इस आर्म को नाम दिया गया पी क्यू, और ये क्या है? फिक्स्ड आर्म। इस आर्म की अगर लेंथ की बात करें, लेंथ मान लीजिए इस आर्म की मैं एल लेता हूं, ठीक है? फिक्स्ड आर्म है, आर्म की लेंथ एल है, ठीक है जी। और यहां पे एक और आर्म है, इस आर्म का नाम है आर एस, ठीक है जी। इस आर्म का नाम क्या है? आर एस। और ये क्या है? मूवेबल आर्म है, मूवेबल आर्म है। तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, मैं इस आर्म को मूव करा के इधर ले आया, तो कुछ पोजीशन इसकी आर्म की फिर थोड़ी देर बाद ये थी, ठीक है जी। अब मान लीजिए कुछ dx डिस्टेंस या x डिस्टेंस यहां से दूर थी, ठीक है? यहां से dx क्या x ही मान लीजिए, क्योंकि dx तो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से फिक्स्ड आर्म से ये कुछ x डिस्टेंस दूर थी, डिस्टेंस। तो आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। कैलकुलेट करिए। सॉरी, देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा, और जो EMF इंड्यूस होता है उसका माइनस ऑफ d∅dt। यानी पहले आप फ्लक्स निकालेंगे तब जाके आपको EMF पता लगेगा। देखो EMF तो इंड्यूस होगा इसमें, क्योंकि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो EMF इंड्यूस होगा। यस और नो? बिल्कुल इंड्यूस होगा। बट यहाँ पे फ्लक्स की अगर बात करें तो cos थीटा क्या है? 0 है। cos थीटा क्या है? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यानी फ्लक्स हो गया, फ्लक्स केवल BA हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो गया? BA। अब EMF में आप फ्लक्स अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d/dt ऑफ BA, कुछ ऐसा ही होगा भाई। अब यहां से आप क्या है? एरिया, एरिया क्या होगा? लेंथ, और ये डिस्टेंस x। तो EMF हो जाएगा माइनस ऑफ d/dt ऑफ B एंड x, ठीक है जी? कुछ ऐसे ही हो जाएगा B L। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, और जो लेंथ है ये भी क्या है? फिक्स है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है, तो EMF में क्या होगा? माइनस ऑफ BL, और ये क्या बचेगा? केवल dx by dt बचेगा। यस और dx by dt बचेगा। देखो अभी बात करते हैं dx by dt क्या होगा। dx by dt सभी को पता है वेलोसिटी होती है, लेकिन माइनस v के इक्वल होगा। माइनस v के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये क्या हो रहा है? जो डिस्टेंस है डिक्रीज होती जा रही है, ये डिस्टेंस क्या है? डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है? तो इसी वजह से हम क्या लेंगे? इसे नेगेटिव लेंगे। इसमें आप चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज या देयरफॉर, कुछ भी लिख लीजिए यार, x इज डिक्रीजिंग, x इज डिक्रीजिंग, x डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से dx by dt माइनस v दिया है। यानी EMF यहां से क्या हो जाएगा? माइनस BL इनटू माइनस b, यानी T इज इक्वल टू BVL। EMF का फॉर्मूला आ गया आपके पास BVL, जब किसी आप कंडक्टर को मूव कराते हैं। बट यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लेंगे। नोट करके क्या लिखेंगे? जिसमें क्या होता है, जो E इज इक्वल टू BVL फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, यहाँ पे जो B, V और L है वो मच्योरली परपेंडिकुलर होती है दूसरे की। तो नोट डाल के लिख लेंगे, इन दिस B, V and L are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। यानी कुछ इस तरीके से रहते हैं, तीनों क्या है? एक दूसरे के मच्योरली परपेंडिकुलर है। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, this EMF induced due to motion of the coil, this induced EMF, this induced EMF is due to motion of the coil, motion of the coil, therefore it is called motional EMF, it is called motional EMF। यानी क्या बोल रहा है? जो EMF इंड्यूस हुआ है मोशन ऑफ द कॉइल की वजह से इंड्यूस हुआ है, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया है? मोशनल EMF रख दिया गया है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कुछ रूल्स पे। कुछ रूल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, राइट हैंड थंब रूल होता है, तो उस रूल को भी हम पढ़ेंगे। इतना नोट कीजिए पहले।
फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो पढ़ेंगे, ठीक है भाई, नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन मूवमेंट। भाई रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करने की थ्योरी लिखूंगा मैं, डायरेक्टली कर सब समझना। इसमें लिखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना है, राइट हैंड रूल ध्यान रहे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में हम बेसिकली करते क्या है, जो आपकी फोर फिंगर होती है, फोर फिंगर जो होती है आपकी, उसको आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका थंब होता है, क्या होता है, थंब, जो थंब होता है उसको आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रॉड, यानी जिधर रॉड मोशन कर रही थी उस मोशन की डायरेक्शन में करना होगा। भाई जिधर अपना जो मूवेबल आर्म था वो मूवमेंट कर रहे थे, जिधर मोशन हो रहा था उसकी तरफ आपको थंब को करना है। और जो फिर आपकी जो मिडिल फिंगर होगी, जो मिडिल फिंगर होगी वो आपको करंट की डायरेक्शन प्रोवाइड करा देगी। देखिए कैसे, अभी वाला जो केस लिया था इक्वल टू बीवेल जब हमने ड्राइव करा था, ये बोल रहा है जो ये फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, ठीक है जी। थंब मोशन की डायरेक्शन में, मोशन किधर हो रहा था, इधर हो रहा था, मोशन भाई किधर साइड ही हो रहा था, रॉड को हम, ये रॉड थी तो रॉड को कुछ ऐसे ही मूव कराया गया था, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन थंब के इधर, और जो मिडिल फिंगर होगी इसको करंट की डायरेक्शन देती है, यानी करंट की डायरेक्शन किधर आ रही है, नीचे, यानी करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा। यहाँ पे मैंने पी क्यू माना था, यहाँ पे पी क्यू आर एस, यानी एस आर क्यू पी, यानी कुछ करंट ऐसे फ्लो होगा उसमें, यहां से फ्लो के ऐसे जाएगा तो कुछ ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, ठीक है, जो पिछला वाला एग्जांपल था, नोट करिए। अच्छा आपने अभी E इक्वल टू बीवीएल पढ़ा, क्या पढ़ा, E इक्वल टू बीवीएल। अगर यहां से आपको I निकालना पड़े तो I क्या होता है, E बाई आर होता है ना, तो आप यहां से I भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो यहां से I हो जाएगा बीवीएल बाई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अच्छा फोर्स के लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स ऑन ए कंडक्टर, ये आपने पढ़ा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, फोर्स ऑन ए कंडक्टर आपने मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा था ILB sin थीटा, यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे sin थीटा की जगह तो sin 90 डिग्री है, भाई लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, sin 90 डिग्री क्या होती है 1, तो फोर्स क्या हो गया ILB, ठीक है जी। I की वैल्यू आप पुट करेंगे B V, और ये B लिख लीजिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है BVL by R into L into B, और sin 90 की वैल्यू 1, तो यानी फोर्स क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये आपका फोर्स आता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद पावर की बात करते हैं। पावर के देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको ध्यान हो, पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और दूसरा और I स्क्वायर R, इसमें से किसी भी फॉर्मूले में आप पुट कर दें तो आपको पावर मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसमें पुट कर रहा हूं फोर्स इनटू वेलोसिटी में, आप किसी में पुट कर दें तो फोर्स क्या है B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इनटू V, तो यहां से पावर क्या आ गई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R, ये आपकी क्या आ गई पावर आ गई। अच्छा अगर इसमें पुट करना चाहें पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, तो कैसे आएगी, जैसे अब भी सेम ही आएगी। I क्या है BVL BVL बाई R का स्क्वायर इनटू R, यानी ये क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा फिर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू R, R से R कैंसिल आउट होगा तो पावर क्या बचेगी
बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। पावर यहाँ पे भी यही आई थी और यहाँ पे भी यही आई है, यानी पावर में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एडी करंट्स, अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होते हैं एडी करंट्स के, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं एडी करंट्स को, एडी करंट को फौकॉल्ट करंट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर 3 भी काफी छोटा होने वाला है और आई होप कि सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फॉर्मूले वगैरह वैसे ड्राइव कर दिए गए हैं, तो याद भी रखें। अगर कोई क्वेरी होती है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम पढ़ेंगे एडी करंट्स के बारे में कि एडी करंट्स क्या होता है, इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होते हैं और इसको एडी करंट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। लेक्चर काफी बड़ा नहीं होगा, काफी छोटा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है सब कुछ और जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडी करंट आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर। लूप होती है किसकी, भाई इंड्यूस्ड करंट की। जो मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज करते हो जिसकी वजह से एक करंट इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, एडी करंट बोला जाता है, ठीक है जी। जो एडी टर्म है उसका मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या, सर्कुलर मूवमेंट, यानी वाटर का सर्कुलर मूवमेंट होना। ये आपने शायद देखा भी होगा, कई बार नदी या तालाब में आप एक पत्थर फेंकेंगे तो थोड़ा आसपास देखेंगे आप पत्थर फेंका है, वहां पे वाटर का क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट होता है। तो उसी सर्कुलर मूवमेंट की बात होती है। सेज दीज करंट लुक लाइक एडी, यानी जो करंट है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर यानी एडी की तरह दिखते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया, एडी करंट रखा गया। एडी करंट की जो डिस्कवरी की गई थी वो फौकॉल्ट जी ने की थी 1895 में। 1895 में किसने की थी, फौकॉल्ट, एक साइंटिस्ट है। इसी वजह से एडी करंट को हम फौकॉल्ट करंट भी जानते हैं नाम से। जैसे देखो एमसीक्यू बन सकता है, किसने डिस्कवरी की, फौकॉल्ट ने। कब की, 1895। ये तो नहीं पूछा जाएगा कब की, पर इसको फौकॉल्ट करंट भी बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, एडी का मतलब क्या है, ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एडी का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। और जो करंट इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होता है, इसी वजह से इसको हम एडी करंट बोलते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद है अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट। अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है, यानी जो नुकसान है एडी करंट के क्या क्या है। ये अनडिजायरेबल इफेक्ट का मतलब है जो नुकसान होते हैं एडी करंट से क्या क्या है। तो पहला नुकसान है एडी करंट आर प्रोड्यूस इनसाइड द आयरन कोर, यानी जो आयरन कोर होता है किसका, डायनेमो का, मोटर का, है ना। मोटर में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि आर्मेचर टाइप का रहता है जो कि रोटेट करता है, बताया था मैंने, डायनेमो में बताया था। तो वहीं पे क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अननेसेसरी हीटिंग होती है और वेस्टेज होती है, किसकी, पावर की। अब भाई अननेसेसरी हीटिंग होगी, पावर की वेस्टेज होगी, तो जो इसका इंसुलेशन है वो भी खराब हो सकता है। भाई जो वाइंडिंग है कॉइल की वो खराब हो सकती है, भाई बहुत ज्यादा खराब, मतलब उसका जो जितना भी फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो करने का वहां पे जो सर्किट है वो ब्रेक हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। भाई जब इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा वो, तो जो उसका कॉइल है, कॉइल का इफेक्ट तो आएगा कुछ ना कुछ, यानी कॉइल खराब हो सकती है, किसकी वजह से, तो अननेसेसरी हीटिंग हो रही है और पावर की वेस्टेज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट था हीट प्रोड्यूस्ड बाय एडी करंट में इवन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ कॉइल। जो पॉइंट मैंने अभी बताया भाई कि इंसुलेशन ऑफ कॉइल को भी एडी करंट डैमेज कर सकता है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन, यानी मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। वैसे मिनिमाइज करने के तरीके का मैं बताना चाहूँ तो वैसे बता सकता हूँ, लैमिनेटेड बोर्ड इस्तेमाल करके, ठीक है, और जो सीट है उसका प्रॉपर इंसुलेशन करके। तो हम इंसुलेशन करके प्रॉपर एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट वो अभी आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के तरीके के बारे में। एडी करंट को आप रिड्यूस कर सकते हैं लैमिनेटेड बोर्ड इस्तेमाल करके, मैंने अभी बताया था। द प्लेन ऑफ द सीट आर प्लेस्ड, अगर आप जो सीट का प्लेन है उसको परपेंडिकुलर रख दें, जिधर करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट के अगर परपेंडिकुलर रख दें तो भी एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है द इंसुलेशन बिटवीन द सीट्स, जो इन सीट्स के बीच में इंसुलेशन रहता है वो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस ज्यादा ही प्रोवाइड कराएगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड कराएगा तो उससे क्या होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, और कहीं ना कहीं उससे फिर क्या होगा, जो एडी करंट है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड द एडी करंट्स आर सस्टेनेबली रिड्यूस्ड, उससे एडी करंट रिड्यूस हो जाता है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो इंसुलेशन है सीट्स के बीच में उसको प्रॉपर कर दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए।
तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा सीट्स के बीच में, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए हमने एडी करंट को मिनिमाइज करने के तरीके भी पढ़े, उसकी डिसएडवांटेज भी पढ़ी। अनडिजायरेबल इफेक्ट का मतलब क्या है, डिसएडवांटेज। अब हम पढ़ते हैं कि भाई एडी करंट के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो एडवांटेज कौन से होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। ठीक है जी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट, एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। इसमें भी एक या दो नंबर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भाई सबसे पहला एडवांटेज आप लिख सकते हैं, जो पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है उसमें मैग्नेटिक ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो एडी करंट की वजह से मैग्नेटिक ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैग्नेटिक ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। दूसरी चीज एडी करंट्स का हाई टेम्परेचर अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो एडी करंट्स की भट्टियां होती हैं, फर्नेसेस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, उन भट्टियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको एक हाई टेम्परेचर चाहिए तो हाई टेम्परेचर उन भट्टियों के अंदर मिल सकता है आपको। ठीक है, तो यानी दूसरा क्या हो जाएगा, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस क्या होता है, भट्टियां होती हैं, इंडक्शन फर्नेस। ठीक है जी। थर्ड है, पुराने जमाने में मीटर इस्तेमाल होते थे, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, उन मीटर्स में भी एडी करंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, ये मीटर खैर अभी इस्तेमाल नहीं होते हैं मीटर्स। ठीक है जी। तो ये एडवांटेजेस हो गए एडी करंट्स के। तो यहाँ पे एडी करंट्स हमारा टॉपिक वैसे कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपको रिकैप दिला देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। एडी करंट्स में सबसे पहले हमने पढ़ा कि एडी का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, एडी। तो जो करंट इंड्यूस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट के रूप में ही इंड्यूस होता है, यानी कुछ एडी से कंपेरेबल रहता है, एडी जैसा रहता है, इसी वजह से उसका नाम भी एडी करंट दिया गया है। एडी वैसे आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, आपने खुद ने देखा होगा तालाब के अंदर या पानी जहां पे स्टोर है वहां पे अगर आप एक पत्थर फेंकेंगे, जहां पे पत्थर फेंका है तो वहां पे आपको वाटर के सर्कुलर मूवमेंट देखने को मिलेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम एडी बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होते हैं एडी करंट्स के। वहां पे हमने पढ़ा कि भाई अनवांटेज जो हीटिंग करता है, मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, हीटिंग होती है, वेस्टेज होती है पावर की। ठीक है, उससे क्या होता है, फिर जो कॉइल का इंसुलेशन है वो भी खराब हो सकता है, यानी कॉइल जो है पूरी की पूरी डैमेज हो सकती है। ये हमने अनडिजायरेबल इफेक्ट भी पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई उस अनडिजायरेबल इफेक्ट जो है उनको, मतलब जो अनवांटेज हीटिंग हो रही है, वेस्टेज हो रही है पावर की, उसको कैसे रोका जा सकता है। उसमें हमने पढ़ा कि भाई क्या कर सकते हैं, आप लैमिनेटेड कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो प्लेन है सीट ऑफ, जो सीट है जो आप सीट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो उसके परपेंडिकुलर सीट्स को अगर आप प्लेस कर देते तो भी एडी करंट मिनिमाइज होगा। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, जो सीट्स हैं उनका आप क्या करिए, प्रॉपर कर दीजिए लैमिनेशन, लैमिनेशन को बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि भाई अगर सीट्स के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ गया तो एडी करंट कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सस्टेनेबली रिड्यूस हो जाता है, एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद पढ़े कि एडी करंट के डिसएडवांटेज भी हो गए, सब कुछ हो गए, कुछ एडवांटेजेस भी होती है। तो एडवांटेजेस में हमने पढ़ा कि भाई भट्टियां जो होती है इंडक्शन फर्नेसेस, वहां पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स होते थे वहां पे भी हम एडी करंट्स का इस्तेमाल करते थे, करते नहीं है, करते थे, पुराने जमाने में मीटर इस्तेमाल होते थे। और जो मैग्नेटिक ब्रेक्स होती है वहां पे भी हम एडी करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन को समझते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन में मान लीजिए हमने एक सॉलिनॉइड, ठीक है, बैटरी कनेक्ट किया और एक की और स्विच हमने कनेक्ट कर दिया। तो जो बैटरी है इससे आई करंट कर रहा है, जो करंट है इंक्रीजिंग करंट है। ठीक है, तो ये करंट इंक्रीजिंग है, तो बेसिकली इंडक्टर करता क्या है, इस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। क्या कहेगा, जो बढ़ता हुआ करंट है उसको घटाना चाहेगा, है ना, या जो घट रहा होगा उसको बढ़ाना चाहेगा। तो ये क्या है, बढ़ता हुआ करंट है तो उसको घटाना पड़ेगा, घटाएगा तो इसके लिए इंड्यूस करंट, हमें करंट क्या होगा, इसके लिए इंड्यूस हो जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट इस करंट के अपोजिट होगी। अगर ये करंट की डायरेक्शन ये है तो इंड्यूस की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। तो बेसिकली
इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, यानी खुद से खुद में ही उसने करंट को इंड्यूस कर दिया, किसी दूसरी कॉइल की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी है। द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग अ करंट इन अ कॉइल व्हेनेवर अ चेंजिंग करंट इज पास थ्रू द सेम कॉइल। अब बैटरी से करंट बढ़ रहा है, ऑब्वियसली चेंजिंग करंट है। जैसे ही आप चेंजिंग करंट किसी कॉइल से पास करोगे तो उसी प्रोसेस से क्या होता है, फिर एक करंट इंड्यूस होता है उसी प्रोसेस के बीच में, और उसी प्रोसेस को हम फिर सेल्फ इंडक्शन नाम दे देते हैं, उसी को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें इसमें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ऐसा होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो केवल करंट पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन करंट आई। यहां से फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे तो एक कांस्टेंट आता है एल, और एल को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। अच्छा, हमने चीजें पढ़ी थी 9th में, ई क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी बाई डी टी, फाई की जगह एल आई को करोगे, एल तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी ई एफ के इक्वल आ जाता है। ये तो आपको याद रखना है। अच्छा जी, एल के यूनिट की बात करें तो देखो एल की यूनिट क्या होगी, एल विल इक्वल टू फाई बाई आई। फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर, आई की एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर इसकी यूनिट हो सकती है, बट इसकी एसआई यूनिट क्या है, हेनरी, जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक सवाल बन सकता है एमसीक्यू पेज में, व्हेन एल विल बी इक्वल टू 5, एल जो है 5 के इक्वल कब होगा, जब आई जो है 1 एम्पियर हो जाए। यानी यहां से बैटरी अगर 1 एम्पियर का करंट दे तो एल जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसे नोट कीजिए, देन हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी एक लंबी सोलेनॉइड है जो टोटल एल लेंथ की है, तो उससे सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये एन वेक्टर यानी डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड से म्यू नॉट एन आई होती थी, ये हमने मैग्नेटिक मूवी 4 मैग्नेटिक में पढ़ लिया था। फ्लक्स थ्रो 1 टर्न, पहले टर्न ये एक टर्न से कितना फ्लक्स होगा, बी ए कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए। थीटा 0 क्यों है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। अच्छा, फाई 1 क्या हो जाएगा फिर, म्यू नॉट एन आई इनटू ए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, टोटल फ्लक्स क्या होता है, यानी टोटल फ्लक्स क्या होगा, जितने भी टर्न्स हैं उसको फाई 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही है। तो एन फाई 1 एन इनटू म्यू नॉट एन आई ए, ये आ जाएगा। फिर एन क्या है, एन को भी एन ही रहने दो, म्यू नॉट को म्यू, और जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मैंने अभी स्मॉल एन इस्तेमाल किया, तो आप स्मॉल एन लिख लेते हैं, एन बाई एल इंटू आई बाई ए। तो फ्लक्स क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाई ए इंटू एल। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अभी, फाई एल आई के इक्वल आ रहा था, फाई किसके इक्वल आया था, एल आई के, तो एल आई विल बी इक्वल टू, यानी फाई के एल आई पुट किया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाई ए इंटू एल, आई से आई कैंसिल आउट हुआ, एल आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू अपॉन एल। अच्छा है, किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एन जो एक तो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा एन जो है म्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दो फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और जो मीडियम है उस पे एल अपना सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, नोट करिए इतना, आई होप नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ग्राफ गिवन है, और ये ग्राफ आई, ये आई इंक्रीज हो रहा है, और इधर ये फाइव आई और फाइव के बीच में है। यहाँ पे आपको दो कॉइल गिवन है, कॉइल बी और एक कॉइल ए, कॉइल बी और ये कॉइल ए। आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है आपको, सी डी। इंडक्टेंस ऑफ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर बी का कॉइल का ए से बड़ा ज्यादा है, या फिर दोनों का बराबर है, या फिर डाटा क्या है आपके पास इनसफिशिएंट है, बता ही नहीं सकते। डाटा क्या है, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, यानी डाटा जो है अधूरा है, क्या बता नहीं सकते। तो बताइए क्या होगा जल्दी से। देखो आपने क्या बताया, 5l बाई आई इक्वल होता है, यानी 5 बाई आई क्या हो जाएगा l, और ये क्या है i बाई 5 है। तो यानी अगर i बाई 5 की बात करें तो i बाई 5 विल बी इक्वल टू 1 बाई l, यानी जो i बाई 5 का आपको स्लोप है, स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, l के, इस ग्राफ के लिए। यानी स्लोप किसका ज्यादा है, b का, स्लोप किसका ज्यादा है, b का,
इसलिए इंडक्टेंस इसका क्या होगा, कम होगा। तो इंडक्टेंस इसमें किस कॉइल का ज्यादा होगा, स्लोप ए कॉइल का कम है, तो इसलिए ए कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा होगा। अभी यहाँ पे मैं फाई और इधर आई कर देता तो उल्टा हो जाता। अभी मैं इधर फाई करता, मान लीजिए दूसरे में सवाल है, यहाँ पे मैंने फाई कर दिया और यहाँ पे मैंने आई कर दिया। अच्छा, अब किसका ज्यादा होगा? अगर ऐसा केस हो जाए तो ऐसे केस में हमें दिख रहा है फाई बाई आई एल, यानी यहाँ पे फाई बाई एल में स्लोप जो है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के, इस वाले केस में। तो स्लोप किसका ज्यादा, कोई दिक्कत, तो इस केस में ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। नोट करिए इसे, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में फिर बात। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो म्यूचुअल इंडक्शन में बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपके पास एक की है या फिर स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल में बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी से ये आई करंट कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बगल में एक सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है, जैसे ही आई करंट फ्लो होगा देखो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। तो इस वाली कॉइल से जैसे मान लो मैं की को स्विच करता हूँ, बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, है ना, या फिर इस करंट को मैं इंक्रीजिंग करंट मानता हूँ, तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे यहाँ पे भी क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस कॉइल में करंट को क्या करने पे, चेंज करने पे, चेंजिंग करंट इस कॉइल में भेजने पे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का जनरेट होना ही प्रोसेस क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। The phenomena of inducing EMF in the coil whenever a changing current is passed through the neighboring coil, यानी इस वाली कॉइल में EMF इंड्यूस हो रहा है, इस नेबर वाली कॉइल में करंट, कौन सा करंट पास करना है, चेंजिंग करंट पास करना है, चीज ध्यान रखना, तभी इसमें EMF इंड्यूस होगा। क्योंकि इस चेंजिंग करंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, हमें फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी ऐसा बोला जा सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट थ्रो प्राइमरी, यानी प्राइमरी जितना फ्लक्स इससे चेंज हो रहा होगा या पास हो रहा होगा वो इस करंट पे डिपेंड करेगा, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है या कितना करंट चेंज हो रहा है। तो फाई एस यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है एम, और जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हमने पढ़ा था E इक्वल टू माइनस ऑफ d5 बाई dt, सिमिलरली यहाँ पे E इक्वल टू माइनस एम di बाई dt हो जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस वाले केस में क्या होता था, E इक्वल टू माइनस ऑफ L di बाई dt, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं EMF थ्रू सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, यानी प्राइमरी में जितना ज्यादा करंट चेंज होगा, जो रेट उतना ज्यादा होगा, उतना ही EMF इसमें इंड्यूस होगा सेकेंडरी वाली कॉइल में। अगर एम की यूनिट की बात करें तो एम की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ये वाला पॉइंट दोबारा ध्यान देना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। EMF in secondary directly proportional to rate of change of current in primary coil, यानी जितना ज्यादा करंट का चेंज होने का रेट प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा EMF सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा। ये वाला पॉइंट ये बोलना चाह रहा है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सॉलिनॉइड। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सॉलिनॉइड उसको हम करेंगे, देन फिर हमारा चैप्टर खत्म। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सॉलिनॉइड के बारे में, यानी यहाँ पे अभी क्या है, दो सॉलिनॉइड को मिला के रखा हुआ है, एक सॉलिनॉइड S1 है, दूसरी सॉलिनॉइड S2 है। दोनों का रेडियस हमने R1 R2, एक का रेडियस S1 वाली का R1, S2 वाली का R2, और जो कि R के इक्वल हमने ऐसा माना है। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 है, N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन S2, जितने भी टर्न्स सॉलिनॉइड सेकंड में है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सॉलिनॉइड क्या होगा, म्यू नॉट इनटू N1 इनटू I, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू इन फर्स्ट सॉलिनॉइड, ये N1 यानी फर्स्ट सॉलिनॉइड की बात हो रही है। और यही मैग्नेटिक फील्ड दूसरी सॉलिनॉइड से लिंक होगी, क्योंकि दोनों कपल्ड है ना, इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड S1 से लिंक है वही S2 से लिंक होगी। तो फ्लक्स फ्लो ईस्टर्न ऑफ S2, पहले S2 के लिए बात करें तो फाई डैश निकालेंगे तो ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल है, थीटा 0 होगा, इसलिए फाई डैश के आगे भी है फाई डैश। अब यहाँ पे म्यू नॉट N1I, ये वाला हमने म्यू नॉट N1I B की जगह हमने पुट कर दिया, तो फाई डैश आगे म्यू नॉट N1I इनटू A। अच्छा, टोटल फ्लक्स की बात करें सेकेंडरी कॉइल यानी S2, सॉरी सेकेंडरी कॉइल यानी S2 कॉइल, S2 कॉइल से ही बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल इनटू फाई डैश, जो भी हमने निकाला है, तो नंबर ऑफ N2 इनटू फाई डैश म्यू नॉट N1I बाई A। नंबर ऑफ टर्न्स N1 का मतलब क्या होगा, N1 बाई L। सिमिलरली N2 का मतलब क्या होगा, N2 बाई L, यही होगा। अब यहाँ पे N2 एज इट इज रह दिया, N1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N1 बाई L, तो N1 बाई L रखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 I बाई A इनटू L, तो हमारा फ्लक्स आ गया टोटल। अच्छा, हमने डेफिनेशन में ऐसा पढ़ा था फाई इक्वल टू A बाई,
और ये क्या बोल रहा है, M21 into I म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, बिल्कुल सही है। म्यूचुअल मतलब दूसरी कॉइल का पहली कॉइल के रेस्पेक्ट में, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो M21 into I फाई की जगह लिखा जा सकता है, और ये म्यू नॉट N1 N2 I by A into I, यहाँ से I से I कैंसिल आउट हुआ, तो M21 क्या आ गया, यानी म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल आ गया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन N। सिमिलरली आप M12 भी निकाल सकते हो, तो क्या आएगा म्यू नॉट N1 N2 into A by N, क्योंकि I से I तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें भी, तो यानी हम ऐसा बोल सकते हैं M21 और M12 क्या है, दोनों इक्वल है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो आया है ये आया है कपल्ड सोलेनॉइड के लिए, ठीक है, और दोनों ही सेम आए हैं, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही ये सेम आते हैं। और तीसरा फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो था फाई इक्वल टू M21 into I। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन समाप्त हो जाता है, और ये चैप्टर भी हमारे यहीं पे समाप्त होता है। तो आई थिंक आपको समझ में बढ़िया से आया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए।